नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का समाधान बैच में। और हम लोग आज के अपने सवालों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं आपके समक्ष, जिसमें आज हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स पर चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। 4 सवाल आज यहाँ पे चर्चा का विषय होंगे और एक एक करके उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें है और कैसे आपको लेके चलना है। ये समाधान बैच पूरी तरीके से डेडिकेटेड बैच है यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस 2023 के लिए। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से लेके चल रहे हैं। इस बैच में हम लोग लगभग 700 के आसपास, अगर पैटर्न चेंज जाता है तो लगभग 700 के आसपास इसी फॉर्मेट में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे। और जो हम लोगों ने शुरुआत की थी इसको लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस पर इसको हम लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन क्योंकि संभावित है कि ऐसा हो जाए, अगर नहीं होता है तो यही 400 से 500 के आसपास सवाल होंगे। और अगर 2 पेपर ऐड होते हैं तो 700 प्लस हम लोग इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर समाधान बैच में उपलब्ध कराएंगे। 4 वर्तमान में जो पेपर है और भविष्य में अगर जो दो जुड़ते हैं उनको, यानी कि कुल मिला के एवरेज जो है 100 से ऊपर एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, साथ में पीडीएफ की अन्य चीजें भी मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आज आपका, भारत में संविधान संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए तो फ्लैट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 12 नंबर में, मोस्ट प्रॉब्ली 8 नंबर में ज्यादा पूछा जाने वाली क्वेश्चन की संभावना इसकी ज्यादा लग रही है। ठीक है, सीधा सीधा सवाल है कि संविधान संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो मेंशन द डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। चूंकि भारत में सशक्त केंद्र के साथ राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं, अतः संविधान संशोधन में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि सहकारी संघवाद की व्यवस्था कायम रहे। देखिए, हमें क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से प्रस्तावना बनानी होती है। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बता दीजिए। तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा संविधान संशोधन के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, आपने सीधे बता दिया कि हम भैया हमारे यहाँ संविधान संशोधन है, बहुत ज्यादा चाहे मेंशन करना तो आर्टिकल 368 को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भारत में अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आगे वैसे वर्णन दिया गया है, आइए देखते हैं। तो हम आप यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने दिखाया संविधान संशोधन के बारे में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया कि हमारे यहाँ पर क्या क्या है संविधान संशोधन, कहाँ कहाँ संविधान में इसका वर्णन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 20 में इसको वर्णित किया गया है। आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान किया गया है और 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। और हमने संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, हमने इसको साउथ अफ्रीका से जो है लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, संविधान संशोधन की जो हमारी प्रक्रिया है ये हमने बता दिया इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने, तो तीनों प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान संशोधन संबंधित कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन, अब जब आप एग्जाम में देखिए लिखेंगे ना, जब यहां तो मान लीजिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब एग्जाम में लिखेंगे तो जब कहीं पर भी ऐसे स्पेसिफिक चीजें आ जाए ना, तो आप उसको तुरंत वहां पे अंडरलाइन कीजिए दूसरे पेन से, जिस पेन से आप लिख रहे हो उसके दूसरे वाले पेन से, संसद के किसी भी सदन। तो इसको आप अंडरलाइन जब करेंगे तो टीचर को पता चलेगा कि आपको चीजें ढंग से पता है, यानी कि आपने मेंशन कर दिया कि हाँ भैया हम श्योर हैं कि यहाँ पर ये चीजें होती हैं। तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन की अनन्य शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। इसमें राज्यों की भूमिका तो होती है, लेकिन विधानमंडलों में संविधान संशोधन नहीं लाया जाता। ठीक, संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर आपको लिखते लिखते एग्जाम में संयुक्त बैठक आपने शब्द इस्तेमाल किया और लिखते लिखते आपको मान लीजिए आर्टिकल याद आ जाता है, तो आप तुरंत ब्रैकेट में अनुच्छेद 108 इस तरीके से करके अनुच्छेद 108 लिख दीजिए। ठीक है, ताकि टीचर को लगे कि हाँ भाई आपकी सॉलिड पकड़ है आपके सब्जेक्ट में। ठीक, तो क्या कहा गया, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसे संसद के दोनों सदनों में पारित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब आपने यहाँ पे भूमिका से आगे बढ़ते हुए संविधान संशोधन के बेसिक चीजों के बारे में बताया। ठीक, हम प्रक्रिया पर चल रहे हैं इस टाइम पे, कैसे कैसे होता है, इसके सभी चरणों पे हम आएंगे। पहले सबसे पहले प्रथम 3 प्रकार जो हमने बताया, पहला क्या था, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। कैसे, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन जो होता है, ये पहला प्रकार का संविधान संशोधन है। संविधान के अनेक उपबंधों में से दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यद्यपि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। बहुत ध्यान से दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अनुच्छेद अगर क्वेश्चन में अभी अगर देखिए 2018 में शायद ये पूछा था क्वेश्चन मेंस में ही, अगर आपसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछ रहा है सिंपल,
तो आपको इसका भी जिक्र करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दे रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताएंगे, तो हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, या जिक्र करेंगे तो निष्कर्ष वगैरह में कहीं ना कहीं लिख देंगे, क्योंकि 368 के तहत इसको सम्मिलित नहीं किया गया संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, लेकिन यह भी एक प्रकार का संविधान संशोधन माना जाता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, नागरिकता, विधान परिषद की समाप्ति या सृजन। ठीक, पहली, पांचवी, छठी, आठवीं अनुसूची, इन सब चीजों के बारे में अगर कोई परिवर्तन होता है तो यह कैसे हो सकता है? संसद के साधारण बहुमत से। ठीक है, तो आपने प्रोविजंस बता दिए कहां कहां पर। फॉर एग्जाम्पल, एंट्री ऑफ न्यू स्टेट्स, यूनियन सिटीजनशिप, क्रिएशन ऑफ अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ शेड्यूल, इनमें अगर हम किसी प्रकार का अमेंडमेंट करते हैं तो हमें संशोधन तो माना जाएगा, लेकिन इसको 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको लेकिन आसानी से साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। आपने बता दी एक बात। ठीक, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। इसमें क्या क्या आते हैं? मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, आपने सीधे सीधे बता दिए, यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अगर आपको कोई परिवर्तन करना है संसद को, तो क्या करेगी? इसके माध्यम से, यानी कि विशेष बहुमत। यह आर्टिकल 368 के तहत मान्य संविधान संशोधन होता है। ठीक, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत व राज्य की स्वीकृति के द्वारा। ठीक है, यहां पर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। ठीक, सबसे कठिन संविधान संशोधन यही है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपने मेंशन कर दिया ब्रैकेट में, अनुच्छेद 54। संघीय कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अगर करना है आपको तो आर्टिकल 73 में वर्णन है, इसमें अगर संशोधन करना है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। संघीय न्यायपालिका में अगर कोई परिवर्तन करना है हमें, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार में, यानी कि भाग 5 में, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? विशेष बहुमत, साथ में आधे राज्यों का अप्रूवल भी हमें चाहिए पड़ेगा। ठीक है, निष्कर्षतः संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान की तरह ही नम्य व कठोर का मिश्रण है। ठीक है, कैसी है? नम्य व कठोर का मिश्रण, यानी कि मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे संविधान के बारे में क्या कहा जाता है? हमारा संविधान नम्य भी है और कठोर भी है। ठीक है, जो परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार खुद में ढाल सकता है। ठीक, तो आपने अपने उत्तर को यहां पर पूरा कर दिया। अगला सवाल हमारा है यहां पर, क्या है कि निवारक निरोध अधिनियम एक आवश्यक बुराई है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, हमने अगले सवाल पे अपने आए कि निवारक निरोध अधिनियम क्या है? एक आवश्यक बुराई है, विश्लेषण कीजिए। द प्रिवेंट प्रोटेस्ट एक्ट इज नेसेसरी एनालाइज इट। ठीक है, नेसेसरी एविल एनालाइज इट। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है मामला। ये अभी तक ये क्वेश्चन नहीं है, नया क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी चर्चा में रहता है, तो कभी भी जो है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। चलिए, एक मिनट। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ प्रिवेंट डिटेंशन हैज बीन मेड इन क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि यह संविधान की सबसे विवादास्पद धाराओं में से एक है। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 3 और 4। देखिए, थोड़ा डीप क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीधे सीधे आप इसका प्रीलिम्स में भी नहीं देखेंगे, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन इस बार काफी चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, कभी भी पूछा जा सकता है ये। आइए देखते क्या है। निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व व बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी से है। आपने इसको सुना होगा, जब 2019 में धारा 370 को हटाना था तो बहुत सारे जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, या अब अमूमन सुनते रहते होंगे कि सरकार ने इनको नजरबंद कर दिया। तो ये इसी आर्टिकल के तहत जो है सरकारें करा करती हैं। इसलिए जो है इसमें क्या होता है, वो कोई दोष नहीं किए होते हैं, यानी उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन संभावनाओं के आधार पर क्या करते हैं, उनको नजरबंदी की जाती है। ठीक है, और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के लिए तहत उनको 4-4 महीने के लिए भी इन लोग बंद कर देते हैं। तो इसको एक जो है विवादास्पद क्लॉज के रूप में देखा जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। ठीक, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आदमी अगर बाहर सार्वजनिक रूप से है तो संभावना रहती है इनपुट के आधार पर कि ये कोई दंगा या कुछ इस तरीके की चीजें करा सकता है, उसी को आधार बना के
नजरबंदी ये कराई जाती है। निवारक निरोध अधिनियम संसद द्वारा 1950 में पारित किया गया था और यह अधिनियम की खास बात यह है कि सामान्य काल व संकट काल दोनों में लागू होता है। इसके लिए आवश्यकता नहीं कि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो देश में या कुछ ऐसा हो, एकदम सामान्य सिचुएशन होगी तब भी इसको लगाया जा सकता है। अब आपने मेंशन किया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्लॉज का, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, यानी कि नेसेसिटी क्या है, ये क्यों जरूरी है। सबसे पहला आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आतंक, अलगाव, सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले तत्वों को नियंत्रण करने के लिए, ठीक, समाज में शांति कायम रखने हेतु, असामाजिक तत्वों के कानूनी लूप होल से बचने से पहले ही उन पर नियंत्रण, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर वो गिरफ्तार किया गया कानूनी पचड़े में पड़े तो क्या होगा, कहीं ना कहीं छूट जाएंगे ये। पुलिस व सुरक्षा बलों को गैर सामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने हेतु, त्वरित कार्रवाई से ऐसे तत्वों का मनोबल तोड़ने के लिए कि भाई ऐसी अगर आप थोड़ा सा कोशिश भी करोगे तो आने वाले लोग सोचेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। विदेशी व्यक्तियों के लिए संदेश कि वे भारत में अशांति नहीं पैदा कर सकते हैं, ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है, ठीक। इसकी बुराई क्या है, बैडनेस क्या है, कमियां क्या है, क्यों इसको इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले गिरफ्तार व्यक्ति के नैसर्गिक न्याय के अधिकारों की अपेक्षा की जाती है, मतलब कि नेचुरल जस्टिस पूरी तरीके से वहां पे वायलेट हो जाता है कि भाई आप उसको कोई अधिकार नहीं दे रहे हो, बिना किसी कारण के उसे आपने नजरबंद कर दिया या गिरफ्तार कर लिया, ठीक। न्यायपालिका का न्यूनतम हस्तक्षेप यानी कि एक तरीके से न्यायपालिका को जो है पूरी तरीके से शून्य कर देता है ये। अपराध किए बिना ही एक तरह से सजा का प्रावधान है, आपने कोई अपराध किया नहीं, सिर्फ संभावनाओं के आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो जाए तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा नहीं ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कहा जाता है कि आपने अपराध तो किया ही नहीं, क्योंकि जो विधि कहती है कि अगर आप किसी विधि विरुद्ध कार्य करते हो तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ संभावनाओं के आधार पर क्या कहते हैं गिरफ्तार इसमें कर लिया जाता है। नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन, जबकि स्वतंत्रता मूल अधिकार की आत्मा है, और ये आर्टिकल 22 आता कहां पे है, मूल अधिकारों में, और मूल अधिकार के तहत ही जो है सोचिए एक तरीके से क्या की जा रही है, इसको मूल अधिकार के अंतर ही क्लॉज के माध्यम से इसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। बलों द्वारा मनमाने ढंग से किसी का शोषण, जो फोर्स जो ड्यूटी पे फोर्स होती हैं, इस कानून के तहत अगर उनको मिलता है ऑफर या कहा जाता है करिए आप काम, तो वो फिर अपने हिसाब से काम करती हैं, जो कि पूरी तरीके से अमानवीय भी कभी कभी हो जाता है। राजनीतिक लाभ हेतु अन्य दलों से जुड़े लोगों से स्वार्थ सिद्धि, तो ये भी देखने को मिलता है कि भाई जिसकी सरकार है दूसरे दलों के लोगों को सरकार इस माध्यम से डराने का प्रयास करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षतः निवारक निरोध अधिनियम में नागरिक स्वतंत्रता व राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बेकार है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे हम क्या करते हैं अपनी आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इससे नागरिक स्वतंत्रता बाधित होती है। तो हमें जो है इसमें थोड़े से स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। स्पष्टता और संतुलन के माध्यम से हम इस क्लॉज को बनाए रख सकते हैं और थोड़ी सी क्या कहते हैं कि अपनी जो इसके तहत समस्याएं उत्पन्न है उनको समाधान भी किया जा सकता है। कुछ क्लॉजेस और जोड़ के या इसके साथ अपवाद या ये चीजें जोड़ के हम इसको समाप्त कर सकते हैं, जिससे केवल असामाजिक तत्व ही डरे, आम नागरिक नहीं, ठीक। तो इसका इस्तेमाल ऐसा ना हो कि आम आदमी इससे डरने लगे, ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट द कैबिनेट मिशन प्लान। इस क्वेश्चन को यहां पे हम लोग नहीं रखते, इसको हम पेपर 1 में कराएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो इसको देख लीजिए आप लोग, पूरा है, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं करा रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग उसमें लेकर आएंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में, क्योंकि पेपर 2 में इसके पूछे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी पीडीएफ में तो आप लोग को मिल ही जाएगा, समाधान बैच में ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको उसमें ले जाएंगे। हाँ, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा है मौलिक अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछा जा चुका है, थोड़ा सा एकदम सेम तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन मिलता जुलता है मौलिक अधिकारों से संबंध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन इस तरीके से आपको पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। पेपर 2 में मैं बताऊं अपना अनुभव खुद का आपको, मुझे लगभग अभी तक जो है 127 नंबर 120 नंबर पेपर 2 मिले हैं, और इसी पैटर्न को फॉलो करके ये नंबर मुझे हिंदी मीडियम से मिलते आए हैं, हाईएस्ट है।
तो अभी 21 का 22 की मार्कशीट नहीं आई, 22 की तो मेंस हुआ है, 21 की मार्कशीट नहीं आई, लेकिन जो 2 मार्कशीट मेरे पास है 18-19 उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 18-20 की, उसमें ये नंबर थे, काफ़ी अच्छे नंबर है। अगर इस अप्रोच को आप अपनाते हैं तो काफ़ी नंबर आप जो है गेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। फंडामेंटल राइट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव्स वाइड सोशल एंड पॉलिटिकल राइट टू द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स आर जनरली अबव द लॉ पास्ड बाय द स्टेट ड्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार है राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर होते हैं, जिसके क्या है निम्नलिखित कारण है जो इन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। क्यों क्यों इनको क्या कहते हैं सामान्य नियमों से, सामान्य कानूनों से ऊपर रखने का महत्व दिया गया, दर्जा दिया गया? क्यों? क्योंकि ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जैसे देखते हैं, पहला क्या है आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेबिलिटी। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इतना डीप तरीके से आपको आसानी से मिलेगा नहीं कहीं, तो कभी भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में शायद पूछा भी गया है हाल फिलहाल में। ठीक है, तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, मतलब कि इसको आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग या उसके शेष भाग से अलग हो सकता हो तो केवल अवैध भाग असंवैधानिक होगा। मतलब कि क्या कहता है मूल अधिकार के संबंध में कानून नियम कि अगर कोई विधि संसद द्वारा बनाई गई है और जिस सीमा तक वो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रही होगी उस सीमा तक वो विधि क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, तो ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत में शामिल है। मतलब कि पूरे के पूरे ये विधि को शून्य नहीं करता है, जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन कर रही होगी वहां तक वो शून्य मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जितना हिस्सा मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है उतना ही शून्य, सेम चीज होगी। ठीक, तो आपने देखा कि पहला है प्रिंसिपल, कौन से हमने सिद्धांत देखे, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। हमें सारे सिद्धांत बताने होंगे क्योंकि सिद्धांत पे ही सवाल प्रॉपर तरीके से पूछा गया है। दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कवर। आर्टिकल का 13 का क्लॉज 1 पर आधारित है जो इसको परिभाषित करता है भैया पूरी तरीके से कि जिस सीमा तक, ठीक है, वाला इसी में सब कुछ लिखा गया है। इसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस सीमा तक अवैध होंगी जहां तक वे मूल अधिकारों से असंगत होगी। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका आर्टिकल 31, जिसमें क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को लेकर बड़ा विवाद चला था, तो बड़ी मुश्किल से फिर इसको यहां से हटाया गया। ठीक है, तो संविधान लागू होने मतलब आपने कोई संशोधन किया, कुछ भी किया, तो क्या होगा, इसको अवैधता जो है गवर्नमेंट दे सकती है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, चेक कर सकता है कि किस सीमा तक भाई इस मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक, तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलिंक्विशमेंट। कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, आप भारत के नागरिक हैं अगर, तो आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं आपका मन करे चाहे ना करे वो आपको मिलेगा। आप उसे नहीं कहते हमें नहीं चाहिए मूल अधिकार, ये संभव नहीं है भारत में। ठीक, तो अधित्याग का सिद्धांत, आप इसको त्याग नहीं सकते। जबकि अमेरिका में क्या है, कोई व्यक्ति जब चाहे तो अपने मूल अधिकारों को छोड़ सकता है। यह अधिकार व्यक्तिगत हित नहीं जनसाधारण हित के लिए है। ठीक है, इसमें ये पर्सनल सिद्धांत नहीं है, पर्सनल अधिकार नहीं है, ये एक तरीके से पूरे जनसाधारण के लिए लागू किया जाता है, इसलिए आप व्यक्तिगत आधार पर इसको त्याग नहीं सकते। ठीक, भूतलक्षी नहीं। ठीक, अनुच्छेद 13 का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा। भूतलक्षी का मतलब होता है कि कोई भी विधि बनाकर अगर कोई पूर्व से, जैसे कहने का मतलब भूतलक्षी का होता है कि जो कोई भी अगर कानून बनाया जाता है तो जिस समय लागू होता उसी समय से वो माना जाएगा। आप उसको भूतलक्षी रूप से लागू नहीं कर सकते कि हमने आज मान लीजिए कोई कानून पारित किया और उसे हम कहेंगे 1950 से लागू है और 1950 से अब तक जिन जिन लोगों ने इस कानून का उल्लंघन किया उनको सबको सजा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको क्या किया गया, भूतलक्षी नहीं माना गया। जब भी इसमें कोई प्रॉपर चेंजेस होगा या कुछ भी होगा
उसे उसी तिथि से माना जाएगा, उससे पूर्व से नहीं। संविधान पूर्व विधियां प्रारंभ से अवैध नहीं होती हैं, वे संविधान के लागू होने के पश्चात ही असंगत होंगी। अगर कोई विधि बनाई जाती है जो इसको क्या कहते हैं किसी प्रकार से प्रभावित करती, बेसिकली ये बात हो रही है आपके आर्टिकल 31 के संदर्भ में ही, तो ये संविधान उसके लागू होने के बाद ही होती है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने संविधान पूर्व ऐसा अपराध किया जो उस समय अपराध था, तो संविधान लागू होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो दंड दिया जाएगा, जैसा मैंने अभी आप लोग को इसमें आपको बेसिकली सिद्धांत पूछा है। तीनों आपने सिद्धांत जो है इसके चारों बता दिए, प्रतिकरणिता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत और भूत लक्ष्य, ये आपके मौलिक अधिकारों के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। दोहरे जोखिम का सिद्धांत, ठीक, अनुच्छेद 20(2) में इसका वर्णन किया गया। डबल रिस्क थ्योरी, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, स्पष्ट रूप से किया गया। ठीक है, उन मामलों में उन्मुक्ति नहीं देता जो न्यायालय के सक्षम नहीं है, समक्ष नहीं है, मतलब कि अगर कोई मामला न्यायालय के समक्ष नहीं गया है तो ऐसा नहीं कि आप उसके बिना ही क्या कहते हैं किसी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। विभागीय रूप से दंडित व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत दंडित किया जा रहा है तो उसके ऊपर भी आप जो है कानूनन कोई भी क्या कहते हैं कि अगर उसने मूल अधिकारों का हनन किया तो उसकी कार्रवाई उसके ऊपर की जा सकती है। ठीक है, तो ये दोहरे सिद्धांत के दोहरे जोखिम का सिद्धांत भी मूल अधिकार का एक प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, निष्कर्ष में आप इसको समाप्त कर सकते हैं 2-4 लाइन लिखकर। तो ये हम लोग का भैया चल रहा पूरा प्रोग्राम। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया था, थोड़ी सी तबीयत जो है गड़बड़ चल रही है, लेकिन हम लोग डेली बेस पे आपको उपलब्ध कराएंगे इस प्रोग्राम को। कोई डाउट हो आपको, कुछ भी हो, और इसकी जो फीस रखी गई है ये 5100 रुपीज़ फीस है इसकी। इसमें हम लोग 700+ क्वेश्चंस जो हैं उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। कोई डाउट हो इन दो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। ये हम लोग का 100+ डेज का प्रोग्राम होगा जिसमें हम लोग कंप्लीट जीएस आपका कराएंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको 400-450 सवालों पर आधारित रखते थे, 450 के आसपास, लेकिन अभी जो संभावना बन रही है कि सिलेबस अगर चेंज होता है 2 पेपर ऐड होते हैं, जिसको हम लोग 700 से 800 सवालों तक जो है लेकर चलेंगे। और इसी फॉर्मेट में आपको डेली बेस पे 4 क्वेश्चन और उनकी पीडीएफ जो है ग्रुप में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी ये डेमो क्लासेस हैं, कुछ दिनों तक चलती रहेंगी, उसके बाद ये सिर्फ जो ग्रुप के लोग हैं वही लोग इस पर एक्सेस कर पाएंगे। तो आज के इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।